चलिए पहले तो आप सभी छात्रों को मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आपको निश्चित तारीफ के पात्र होंगे। आप लगातार ऑडियो लेक्चर्स में जिस तरह से व्यूज़ आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं वो मुझे उत्साहित करते हैं, और इसी के तहत मैंने आपसे वादा किया था कल के एक हम ब्रह्मास्त्र सीरीज़ लेकर के आएंगे। एग्ज़ाम के तहत जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, कोरस सीरीज होगी, उसमें सभी के क्वेश्चंस होंगे। तो हम 24 अक्टूबर को पीसीएस को, यूपीएसआई को, यूपीपीजीटी को, केवी और उन सबको ध्यान में रखते हुए ये मैं 15 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहा हूँ जो पर डे मॉर्निंग में शूट करते हैं। इसको हम लोग और आपके लिए लेकर आते हैं। ये 15 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए बहुत महमूल्य है। डेली 15 क्वेश्चंस होंगे, बट इनमें से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में निश्चित रूप से आने वाले हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो। चलिए, तो मैं आपको हिमालय की इस धरा से, पीर पंजाल की इन चोटियों से उस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की प्रश्न श्रृंखला S1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से इन सीरीज़ को बिल्कुल, जिस तरह होता है ना कि हम कंठस्थ करते चले जाते हैं, रटते चले जाते हैं। और निश्चित रूप से उद्यमे निषिद्धंत कार्याण न मनोरथ है न मुख्य मृगा न सुप्त सिंहस प्रश्यंत मुख्य। जिस तरह परिश्रम करने से लोगों के कार्य सिद्ध होते हुए, सोते हुए शेर के मुख में हिरण कभी प्रवेश नहीं करते, तो आप भी निश्चित रूप से धीरे धीरे कर्म करके वहाँ तक पहुँचेंगे। आइए बिना देर किए पहला क्वेश्चन आपके लिए है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हुआ है। देहरादून में है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। देहरादून आप जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी है। देहरादून को हम फॉरेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। देहरादून को हम इंडियाज स्कूल्स कैपिटल भी कहते हैं। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है बच्चों? देहरादून में है। इसके अलावा देहरादून में इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। आप इसको टिक करके रखिए, याद करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, यूपी में है, लखनऊ में है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, नेशनल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पर भी होता है। जो बच्चे कानपुर लखनऊ के आसपास के हैं, कानपुर और लखनऊ में गलती होती है। लखनऊ में क्या है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। कानपुर में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। अगर चीनी आएगा तो आपको कानपुर करना है, गन्ना आना है तो लखनऊ करना है, और गन्ना प्रजनन संस्थान आएगा तो आप कोयम्बटूर करेंगे। टिक कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में आना ही आना है। घटिया क्वेश्चन है, मेरे शब्दों में घटिया क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको मिलना ही मिलना है। अब क्वेश्चन जो अगले हैं हमारे 3 और 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टिक करिए। इस साल होने वाले किसी भी एग्जाम में, खासतौर से पीसीएस के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आने ही आना है। एग्रो क्लाइमेट जोन्स कितने हैं इंडिया में? कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं इंडिया में? एग्रो क्लाइमेट जोन्स 15 है, 15 हैं। एग्रो क्लाइमेट सब जोन कितने हैं? 72 हैं। उप जोन कितने हैं? 72 हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स कितने हैं? 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। सब जोन कितने? 60। अब कन्फ्यूजन क्या होती है इन दोनों क्वेश्चन में? जब भी बच्चों से वो जलवायु पूछते हैं 20 कराते हैं, परिस्थिति पूछते हैं 15। तो आपको याद रखना है एग्रो क्लाइमेट जोन्स 15, एग्रो क्लाइमेट जोन्स कितने हैं? 15 हैं। जलवायु क्षेत्र कितने? 15 हैं। जब आपसे कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछेगा, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स पूछेगा, तब जा करके आपको 20 करना है। अदरवाइज क्लाइमेट वाले में 15 करना है। गलत नहीं करना। टिक कर लो इन दोनों क्वेश्चंस को। ये दोनों महा घटिया क्वेश्चंस में से हैं, क्योंकि ये दोनों मिलने ही मिलने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका आंसर क्या होता है?
अनाईमुडी है, ये केरला में है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। इसकी हाइट कितनी है? 2695 मीटर, 2695 मीटर। अनाईमुडी इन अन्नामलाई हिल्स, दैट इज हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इन केरला। तो इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है बच्चों कि सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है दक्षिण भारत की, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की? तो उसका आंसर आप क्या करेंगे? दोद्दा बेटा, 2637 मीटर ऊंची, तमिलनाडु नीलगिरी की पहाड़ियों में। सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दोद्दा बेटा इन नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियों में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, 2637, जबकि सबसे ऊंची चोटी जो है वो 2695 मीटर ऊंची अनाईमुडी केरल में है, वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में है, और दोद्दा बेटा नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी भी क्वेश्चन से आता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है, तो उसका आंसर आप करते हैं नीलगिरी। नीलगिरी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इन तीनों राज्यों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। तो ये 5 क्वेश्चंस जो शुरुआती हैं, ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आपके इम्पोर्टेंट काम के हैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। तो अगर कभी क्वेश्चन आपसे बन जाए कि पूरे विश्व में मौलिक अधिकारों की विचार की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, फंडामेंटल राइट्स की थॉट्स की ओरिजिन कब से स्टार्ट मानी जाती है, तो सबसे पहले इंग्लैंड का जो मैग्ना कार्टा आया था 1215 में, 1215 में जो इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा आया थे, वहाँ से मौलिक अधिकारों के विचार की उत्पत्ति मानी जाती है। और अगर थोड़ा सा क्वेश्चन इससे हट के आ जाए भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है वो किस पार्ट में है आप बता सकते हैं, और किस आर्टिकल में है तो आप बता पाएंगे। आर्टिकल 12 to 35, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। और पार्ट जो है भाग 3, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है, और फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हैं, याद रख लीजिए इस बात को। एक और महाघटिया क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, आपको लगेगा कि हाँ एक कहाँ से मिला है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वोटिंग करने की एज जो 21 से घटाकर 18 वर्ष की थी, उसकी सिफारिश किस कमेटी ने की थी? द एज ऑफ वोटिंग 21 से करके 18 करने की जो रिकमेंडेशन थी, किस कमेटी के द्वारा की गई थी? तो उसका आंसर है तारकुंडे कमेटी। तारकुंडे समिति 1988 ने वोटिंग करने की एज 21 से घटाकर 18 करने की सिफारिश की थी, जिसे मान भी लिया गया था। और इसी के तहत बाय द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 से वोटिंग करने की एज 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। और इसका पहला प्रयोग लोकसभा चुनाव जो 1989 के हुए थे उसमें हमने किया था। यह क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। एक क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट, भारत सचिव के पद का सृजन किस अधिनियम या किस एक्ट से किया गया था? तो आप जानते हैं जो 1858 का एक्ट आया था, उस एक्ट से भारत सचिव का पद बनाया गया था। आपको ये भी मालूम है कि 1858 के एक्ट के बाद भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के नाम से चलने लगा था, और इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, और लॉर्ड कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह भी हुआ था। ये एक्स्ट्रा जानकारी भी जानकर रखिए, ये क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आपको बार बार कंफ्यूजन करता रहता है कि ये कैसे हुआ और द्वैत शासन कब आया, प्रांतीय स्वायत्तता कब आई। तो 1919 से प्रांतों में द्वैत शासन आया, और 1935 से केंद्रीय द्वैत शासन आया। 1919 के एक्ट से स्टेट्स में प्रांतों में द्वैत शासन, और 1935 के एक्ट से केंद्र में द्वैत शासन आया। जबकि 1935 के अधिनियम से प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता आई, यानी कि 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैत शासन है और प्रांतों में स्वायत्तता है। गलत नहीं करेंगे, जब 35 से केंद्र में द्वैत शासन है तो 19 से द्वैत शासन था के राज्यों में, और 35 से केंद्र में द्वैत शासन हुआ तो राज्यों में समाप्त कर दिया गया, राज्यों में स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 10 टिक कर लीजिए। जिस तरह होता है ना कि हम लोग मैथ्स में जानते हैं कि
कौन सी गेंद बाउंड्री के बाहर जाने वाली है। उस तरह ये क्वेश्चन भी ऐसा है जो आपके एग्जाम के पेपर में छप सकता है और छपने वाला ही है। हालांकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। क्वेश्चन साइंस का है कि किस कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और किस कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे कम। तो आप जानते हैं रेड, लाल कलर की जो वेवलेंथ है, रेड कलर की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है 7.5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है 4 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर, जबकि रेड का 7.5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा तो लाल रंग का, रेड कलर का जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम होगा। बैंगनी रंग, बायलूट कलर का वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होगा। कंफ्यूजन नहीं करना है, गलत नहीं करना है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए क्रॉसिंग वगैरह पर हम सिग्नल के रूप में जो खतरे का सिग्नल उसमें रेड कलर का प्रयोग करते हैं। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन स्कैटरिंग जो होती है सबसे ज़्यादा बायलूट का होगा। जानते हैं ना, ये 7 कलर होते हैं, बिग ब्योर, बेनिहापी नाला। तो टिक कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो हर बारी आपको एग्जाम से दिख जाता है और गलती भी बच्चों से होती है। हालांकि गलती होना कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, मानवीय स्वभाव, गलत होना संभव। आप कितना भी पढ़ के जाइए तब भी इस क्वेश्चन में गलती होती है। लेकिन इस बार ऐसे पढ़िए कि अगली बार गलती नहीं हो। 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे, चिंता मत करिए। आप कोई भी पूरे क्वेश्चन सही करके नहीं आता है, आपके काम भर के लिए बहुत है। तो इस क्वेश्चन को सुनिए और अपने दिमाग में स्थिर कर लीजिए ताकि अगली बार गलती नहीं हो। क्वेश्चन से साइंस का है ये भी। डायनेमो और विद्युत मोटर। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। याद रखना, मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। सिंपल सा फंडा है, रट लीजिए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। गलत इसलिए नहीं करना कि विद्युत मोटर में जो पहला वर्ड जुड़ा है विद्युत, वो विद्युत किसको चेंज करेगा, विद्युत को यांत्रिक में चेंज कर देगा। तो अगला जो डायनेमो होगा यांत्रिक को विद्युत में अपने आप कर देगा। गलत नहीं करना। चलिए, एक और ऐसा क्वेश्चन शायद ही जिसके बिना कोई भी एग्जाम भारत में नहीं होता है। टीटी से लेकर के यूपीएससी तक हर एग्जाम्स में, खासतौर से जो ईवीएस का पोर्शन होता है, टीटी के भी नहीं होता, उसमें तो क्वेश्चन मिलना ही मिलना होता है पर्यावरण, और पीसीएस में तो आता ही आता है। और शायद आप समझ भी रहे होंगे और आप लोग उस जगह घूमने के लिए उत्साहित रहते हैं, है ना। सपना होता है शायद जाते, तो कहाँ जाने की बात मैं कर रहा हूँ। आइए, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। आप सब जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड, 1936 में। दिस वाज नॉट अ फर्स्ट पार्क ऑफ इंडिया, आल्सो एशिया। ये भारत सहित पूरे एशिया का जो सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में कहाँ बनाया गया था, उत्तराखंड में स्थापित किया गया। किन किन जिलों में फैला हुआ है, गढ़वाल और नैनीताल जिलों में इसका विस्तार है। हालांकि जब 1936 में ये पार्क बनाया गया था तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। याद रखना बच्चों, तब इसका नाम जिम कॉर्बेट नहीं था, हैली नेशनल पार्क। और इसके फाउंडर थे सर जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। तब नाम क्या था इसका, हैली नेशनल पार्क, और फाउंडर थे जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। बाद में 1957 के आसपास उनकी डेथ के बाद इस पार्क का नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। हैली नेशनल पार्क से चेंज करके क्या किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ साथ और सुन लीजिए कि भारत में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ अभियान, प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ से स्टार्ट किया गया, तो आप ये जानते हैं, वो भी 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही स्टार्ट किया गया। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पीसीएस में और टीटी और शिक्षक भर्ती दोनों तीनों सभी परीक्षाओं में आया था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया। तो आप बताएंगे अप्रैल 1973। कहाँ से स्टार्ट किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। टिक कर लीजिए। एक और इससे जुड़ा हुआ है और अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया गया? मिट्टी बचाओ आंदोलन, ये मूवमेंट एमपी के होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद आप जानते हैं एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, तो उस जिले से स्टार्ट किया गया था। बेसिकली होशंगाबाद जिले में तवा नदी बहती, वहाँ पर तवा डैम बनाया गया था, तो वहाँ से बड़ी मात्रा में मिट्टी कट के विस्थापित हो रही थी लोगों के लिए, तो उसके संबंध में ये मूवमेंट चलाया गया था। एक क्वेश्चन एक बार और भी आ चुका है संबंधित कि तवा डैम कहाँ पर है, तो वो तवा नदी पर है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, वो कहाँ, उस पर तवा डैम है। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ स्टार्ट हुआ? होशंगाबाद एमपी में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इस मूवमेंट को आगे लाने वाले कौन थे? अनुपम मिश्रा जी ने इस मूवमेंट को लीड किया था। और अनुपम मिश्रा के बारे में आप जानते हैं, वो देश के प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे और उनकी एक प्रसिद्ध बुक का भी नाम आपको मालूम है, आज भी खड़े हैं तालाब। पढ़िएगा कभी, बहुत अच्छी बुक है। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से? होशंगाबाद एमपी से। ठीक, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन लेते हैं अब हिस्ट्री से। तो अगले दो क्वेश्चन हमारे इतिहास से हैं। दीवाने तन का नाम आपने सुना है मध्यकाल में कि दीवाने तन कौन था? तो आप ये जानते हैं कि वेतन और जागीरों से संबंधित अधिकारी कौन होता था? दीवाने तन। ये क्वेश्चन बैकियर क्वेश्चन है, पीसीएस में आ भी चुका है, तो आप याद रखेंगे। मध्यकाल में, मुगल काल के समय दीवाने तन का काम वेतन व जागीरों से संबंधित होता था। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास का है, हालांकि आंसर आप अगर एक झटके में करेंगे तो गलत ही करेंगे जब तक समझेंगे नहीं, कि लोटस महल कहाँ पर है। और जैसे ही नाम आया लोटस महल का, बच्चे बिना कुछ किए ऑप्शन नई दिल्ली करके आएंगे, जबकि नई दिल्ली में क्या है? लोटस टेम्पल है, लोटस महल नहीं है। तो लोटस महल या कमल महल जो है वो विजयनगर में है, जिसे हम्पी के नाम से अब जानते हैं हम। कर्नाटक में है, पहले जो विजयनगर था जो हम्पी कहलाता है। तो लोटस टेम्पल दिल्ली में, लोटस महल अब विजयनगर में है। ये आप जानते हैं विजयनगर के एक महान शासक हुए कृष्णदेव राय, जिनको आप आंध्र भोज भी कहते हैं। तो कृष्णदेव राय ने इसका निर्माण किया था। उन्होंने हजाराराम टेम्पल बनवाया था, तो हजाराराम टेम्पल के पास में ही लोटस महल बनाया। क्योंकि इसकी आकृति कमल की पंखुड़ियों की तरह है, तो इसलिए इसको लोटस महल भी कहते हैं। तो गलत नहीं करना है, लोटस महल आएगा तो आपका आंसर विजयनगर होगा, हम्पी होगा, लोटस टेम्पल आएगा तो दिल्ली होगा। तो मुझे लगता है कि इन 15 क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम से निश्चित रूप से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और आप जुड़ते रहिए उस ऊर्जा के साथ। तो मैं फिर से इसको और तेज़ी से लाऊंगा। तो इस तरह करके ये आज से हमने ब्रह्मास्त्र सीरीज़ की है। आप इसको देखिए, सुनिए और कमेंट के माध्यम से मुझे ये सूचित करिए कि आपको ये मेरा प्रयोग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो आप मुझे बताइए, उसमें लिखिए। तो हो सकता है अगर आप उस पर लिखते हैं तो फिर हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे इन 15 क्वेश्चन के लिए ऐसे ही लाइव आएंगे। अगर आपको लाइव पढ़ना है 6 बजे सुबह, तो आप इसमें लिख भी सकते हैं कि सर 6 बजे सुबह लाइव पे इन क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को पढ़िए और आगे बढ़ाइए और अपने एग्जाम्स की धार को उस तलवार की धार के रूप में पहना करते रहिए। ओके।